हमारे वो मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मंच पर आ रहे हैं। वैसे तो हमारे सदस्य है, योगाहार कार्यक्रम के संचालन करता है और बहुत ही ऊर्जावान भाई है हमारे। और मैं आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल भाई साहब से निवेदन करती हूँ, और वो आज हमें जैविक खेती और योगाहार यात्रा के उनके जो अनुभव है, वो विजिट पर रहते हैं दरअसल, तो वो उनके आज हम जैविक खेती के क्या अनुभव है, तो वो हम सुनेंगे। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से, आप आए, आपका स्वागत है। जी, आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम और आपके माध्यम से समूचे सदन को मैं नमन करता हूँ। अपने गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति में, और जैसे कि आज आदरणीय जूली बहन जी की सुंदर कक्षा रही और नित्य निरंतर वो योग के माध्यम से देश भर के लोगों को जोड़ रही हैं। खासकर असम में आदरणीय दीदी जी का कार्य बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है और अनुकरणीय है। मैंने तो उनके घर पे जाकर उनके हाथों का से बने जो पकवान हैं, भोजन है, उसका रसास्वादन किया। दीदी को माँ अन्नपूर्णा का पूर्ण आशीर्वाद है और मैंने देखा कि किस तरह से वो ज़रूरतमंदों तक भोजन की व्यवस्था करती हैं और साथ ही योग के माध्यम से जोड़ती हैं लोगों को, बहनों को और खासकर युवाओं को। तिनसुकिया में आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है और मुझे बार-बार लगता है, क्योंकि जैसे आदरणीय दीदी जी आपने कहा है कि मेरा ये घूमने का, मेरे असल में पाँव पे छोटे-छोटे चक्र बने हुए हैं, जिसके कारण मुझे घूमना पड़ता है। मैं एक जगह पे कुछ समय तक रह नहीं सकता, तो इसी सिलसिले में कभी-कभी आसाम भी जाना होता है, तो मैंने देखा कि आसाम जैसी जगह पे युवाओं को जोड़ना और योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और उनके कर्तव्यों के प्रति उन्हें आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और समूचे शहर को, और शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों तक आपकी जो पहुँच है और अन्य जिलों तक पहुँच है, वो सराहनीय है। मैं खेती के ही सिलसिले में गया था पिछली बार असम, हालाँकि अभी भी जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कभी-कभार फ़ोन से ही। तो तब मुझे लगा था कि असम में लोग बहुत अच्छी खेती करते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ उन्होंने अपनी जो खेती है, वो चाय बागानों में, चाय बगीचों में, छोटे-छोटे बगीचे भी चाय के दिख जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिनके पास विविध फसलों वाली ज़मीन है, वो बहुत अच्छी खेती करते हैं और ख़ासकर जो ट्राइब्स एरिया है, वहाँ पे जो रसायनों का की पहुँच है, अब हो रही है। अब धीरे-धीरे वहाँ बढ़ रहा है, दुकानें पहुँच रही हैं, लेकिन उनके पास जड़ी-बूटियों की जो नॉलेज है और भोजन सामग्री की जो नॉलेज है, वो गज़ब है। तो आदरणीय दीदी जी आने वाले समय में उनका स्वरूप और शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि हमें सशक्त बनना है और मैं अपनी तरफ आता हूँ। आदरणीय सभी सदस्यों को पुनः प्रणाम करते हुए, जैसे कल दीदी ने मुझे आदेश दिया कि आप जैविक खेती और योगाहार यात्रा के बारे में। असल में मैं जब से योगाहार से जुड़ा, आदरणीय पवन सर ने और आदरणीय भट्ट सर ने मुझे जोड़ा योगाहार से, तब से मेरी जो भी यात्रा होती है, वो ये समझ के होती है कि मैं जब जा रहा हूँ तो योग और आहार से संबंधित इसमें चर्चा हो, या मैं मान लेता हूँ कि ये यात्रा योग आहार यात्रा है। मुझे कहीं भी जाना है तो मन में कहीं मन के कोने में रहता कि योग आहार, खासकर आहार पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहता है, क्योंकि हमें हर दिन ये सिखाया जाता है और सीखने को मिलता है
हमारे आदरणीय सदस्यों के माध्यम से, आदरणीय किसानों के माध्यम से। और जब मैं एक किसान के रूप में स्वयं को देखता हूँ, तो मैं ऐसा किताबी किसान खुद को समझता हूँ, क्योंकि किसानों के सामने अपनी बात रखना कि मैंने ये किया है, ये तो बहुत छोटी बात मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो कर्म क्षेत्र है किसानी के मामले में बहुत सिकुड़ा हुआ है। मैं छोटा आदमी हूँ, किसान मतलब मैं किसानों की तुलना या किसी शब्द को अपने पर नहीं ले सकता। लेकिन ये बात सत्य है कि मेरा जन्म तो किसान परिवार में ही हुआ है, और मैं ये इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव से काफ़ी दूर रहता हूँ, और जब भी गाँव जाता हूँ तो फिर मन में ये होता है कि कुछ नया किया जाए। लेकिन धीरे-धीरे आज खेती-किसान की स्थिति जैसे देश में बदल रही है, दो तरफ़ा ये बदलाव है। एक सकारात्मक बदलाव ये है कि योग और आहार के माध्यम से जो संदेश हम सबके मध्य आ रहा है गुणीजनों के माध्यम से, उसमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। योग आहार के सभी आदरणीय सदस्य मेरे आदर्श हैं, और मैं जब देखता हूँ कि उन्होंने रासायनिक खेती को किस तरह से तब्दील किया, बदलाव किया और परिवर्तित की जैविक खेती में, तो इससे उत्साह बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ अपनी यात्राओं के माध्यम से ही कि लोग आज भी, किसान आज भी बड़े खुशी के साथ ये बताते हैं कि हमारे पास इतने ट्रैक्टर हैं और हम इतने ट्रैक्टर का पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। मैंने अभी पिछली बार बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के दौरान अपने गांव में रहने का मुझे मौका मिला, और मैंने युवा साथियों से बात करी, क्योंकि पहाड़ी जो खेती है, छोटी-छोटी खेत हैं, और जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जिसके कारण भूमि का बँटवारा होने की वजह से सभी लोग पलायन कर रहे हैं या खेती से पलायन कर रहे हैं, दूसरे व्यवसाय में लोग हैं। हालाँकि व्यवसाय पहले से ही वहाँ पे शिक्षक हैं, डॉक्टर्स हैं और ज़्यादातर सैनिक हैं। लेकिन जो किसानों ने अपना कार्य करने का रुख बदलाव किया है, यहाँ तक कि जो मेरे परिवार में भी एक ताऊ जी हैं, उनके बेटे भी शिक्षक हैं। अब वो उन्होंने गाय तो रखी है, लेकिन कहा है कि अब बैल रखे नहीं जाते, छोटी खेती हो गई, और उन्होंने पावर टिलर छोटे-छोटे या ऐसे रोटावेटर जो सब्सिडी पे मिले हैं वो रखे हैं, और उसी को चलाते हैं। हालाँकि मैंने पूछा कि क्या जैसे बैल हम पहले हल लगाते थे, वैसी सफलता हमें इन छोटे-छोटे मशीनों से मिल सकती है? बोले कि 2 महीनों में मिल सकती है। मैं ये बात संवाद कर रहा था, एक देवी प्रसाद भाई साहब हैं, वो टीचर हैं, और वो अपने खेत में हल लगा रहे थे एक मशीन के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि वो बात तो नहीं रह सकती, लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। और फिर मैंने देखा कि जो छोटे-छोटे जो खेत हैं, अ, एक खेत से दूसरे खेत की ऊँचाई या गहराई कभी-कभी 8-10 फीट हो जाती है, कभी 6-7 फीट हो जाती है। तो एक मशीन को, क्योंकि 50-60 किलो की जो मशीन है, उसको एक खेत से दूसरे खेत को पहुँचाने के लिए 3 आदमियों की आवश्यकता उन्हें होती है। 80 से लेकर के 60 किलो की ये मशीनें होती हैं। तो तब मुझे ख़्याल आया कि जहाँ 2 बैल खेत जोत रहे होते थे, वहाँ 3 लोग एक मशीन को जोत रहे होते हैं। और मैंने तो देखा गाँव में कि लोगों ने 2 लोगों को इसलिए रखा है कि वो एक खेत से दूसरे खेत तक मशीन को पहुँचाने के लिए 2 लोगों को किराया देते हैं, और कहते हैं कि अब यहाँ से वहाँ तक आपको पहुँचाना है। तो जहाँ हमने ये सोचा था कि हमारे जो बैल, उनको खाने के लिए चारा चाहिए, भोजन चाहिए, उनकी परवरिश के लिए लोग चाहिए, वहाँ हमने मशीनों को ढोने के लिए लोग रखे हैं, या परिवारजन हमने अ, उस पे लगाए हैं। तो हम मशीन की के द्वारा की जाने वाली खुदाई या किए जाने वाले कार्यों को तो देख रहे हैं कि वो तेज़ी से ये कार्य कर रहे हैं,
लेकिन ये हम भूल गए कि हम उस पे कितना पैसा लगा रहे हैं। एक ताई मिली तो बोले कि बेटा ये जो हमारा बैल है यानी जो मशीन है, ये खाना नहीं खाता, ये पानी पीता है यानी पेट्रोल पीता है। फिर वो हंसी, सभी लोग हंसे साथ में। तब मुझे अपने बचपन के दिन याद आए, क्योंकि जो हमारे परिवार में सभी लोग व्यस्त रहते थे, तो या तो दादाजी पिताजी हल लगाते थे या साथ में हल लगाने वाले कोई व्यक्ति होते थे। तो मैं तो जब छठवीं क्लास में था तो तभी से बैलों के पीछे दौड़ने लगा था, और मैंने मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं तक हल लगाना शुरू कर दिया था, सीख लिया था। पाटा लगाना या जो जो खरपतवार को उखाड़ने के लिए मिलेट्स के खेतों से जो अ, मशीनरी थी लकड़ी की बनी हुई, उसको चलाना ये सीख लिया था। ये आनंद पूर्वक हम सीख जाते थे। तो अब की बार मैंने गांव के कुछ लड़कों से, कुछ जो विद्यार्थियों से पूछा कि आप जाते हैं? बोले कि नहीं, हम तो पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि अब गोबर भी नहीं ढोते। फिर मैंने अपने से, अपने बचपन के दिनों से और आज के बचपन जो बच्चे हैं, आज के जो युवा हैं, उनसे तुलना की। तो मैंने देखा कि मैं, मेरे 2 जगह पे घर थे, और आप कल्पना करें कि एक पहाड़ी गाँव है, 2 किलोमीटर के फासले में 2 घर हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह हम जो गोबर ढोया करते थे, बाँस की यानी जो रिंगाल होती है, उसमें गोबर उसमें डाला। सुबह के समय उसमें एक जूट का बोरा पीठ पे लगाया, और साथ में अपना जो स्कूली बस्ता है उसको ले जाता था मैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करते थे, और अपने खेतों की तरफ सुबह का कार्य होता था, ये ले जाना है, और अपने खेतों में गोबर डालना है, वहाँ से फिर स्कूल जाना है। तो तब हमें जो गोबर ढोने में जो समय लगता था, तो उसके बाद जब स्कूल जाना होता था तो मेरा गाँव एक पहाड़ी ढलान पे था, और वहाँ से नीचे की तरफ 1.5 किलोमीटर स्कूल था, इंटर कॉलेज। तो हम वहाँ से इतनी तेज़ रेस लगाते 1.5 किलोमीटर कि लोग स्कूल के गेट पे पहुँचते तो हम ऊपर से इतने वेग से दौड़ते, और हमें अभ्यास हो गया था इतना दौड़ने का। साथ में खूब सारा बोझा ढोने का भी अभ्यास था, और इससे ये था कि हमारा समय भी बचता था, हमारे परिवारजनों का भी टाइम बचता था, और हमारी खेती आहिस्ता से होती थी। लेकिन मैंने जब बच्चों से बात की इस समय, मैं अपने गाँव की बात इसलिए खास कर कह रहा हूँ कि मैं इधर-उधर घूमने से बहुत सारी बातें करता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं अपनी बात नहीं कर पा रहा हूँ। और आज का दिन आपने समय दिया, आदरणीय सदस्यों ने, जो आप तक जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही होगी, तो मुझे लगता है कि, और मुझे लगा कि अपने गाँव के लोगों से बात करूँ। विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं गोबर तो आप ढोते नहीं, जिनके पास गोबर है तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि सुबह के समय आ, स्कूल जाते समय खासकर ये ढो पाए, और वैसे भी हमें पसंद नहीं, क्योंकि ये काम तो अब धीरे-धीरे बंद होने वाला है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैंने देखा कुछ-कुछ लोग गाँव में अभी भी बचे हुए हैं, जो सारे के सारे लोग अपने खेत पर ध्यान दे रहे हैं, और वो एक तरह से आकर्षण के विषय हो गए हैं गाँवों में, जो अच्छी खेती कर रहे हैं, जिनके यहाँ फल हैं, अनाज भी है और सब्जियाँ भी है। तो सभी लोग, गाँव के लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अपनी खेती तो छूट गई, लेकिन कम से कम दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, ये मुझे खुशी हुई। लेकिन कोई स्वयं खेती करना नहीं चाहता, कम लोग खेती करना चाहते हैं, और ये बात अच्छी है कि जो लोग खेती कर रहे हैं उसकी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और गाँव में ये सिलसिला हो गया है कि जो लोग खेती कर रहे हैं उनके यहाँ खेत दूध के लिए भी जा रहे हैं, सब्जियों के लिए भी जा रहे हैं, और अ, वहीं से अपने बच्चों को भी दिखाने जा रहे हैं। जो कोई लोग बाहर रहते हैं तो आजकल मई जून की छुट्टियां हैं, तो लोग अपने पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, गाँव में दूसरे को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए उन लोगों के पास जा रहे हैं कि जहाँ गाय है, जहाँ सब्जियां उत्पन्न हैं, जहाँ फल लगे हैं। तो ये अलग तरह का गाँव अब मेरा भी हो गया है।
इसी तरह के ये केवल अपने गाँव की मैं बात बता रहा हूँ, वो गाँव जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में है, जो कि केदारनाथ मार्ग से काफ़ी कुछ दूर पे है। और एक गाँव की कहानी है, लेकिन बहुत सारे गाँव लगभग ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों से बात करने पर ये पता चला कि वो लोग अपनी जो दुकानदारी थी या फिर अपने जो नौकरी पेशा था, उससे वापस आने की जुगत में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। उनके मालूम ये हो गया है कि खेती से बेहतर कुछ नहीं है। कुछ युवाओं से मैंने बात की और युवाओं से बात करने का ज़रिया भी योगाहार ही रहा, क्योंकि योगाहार पे आए समय पर अलग-अलग जो मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया है या मैंने उनसे बात की है कि कैसे युवाओं को फिर से इन्वॉल्व किया जाए खेती में। बहुत सारे लोगों से मैंने फ़ोन पे वार्तालाप की और बहुत सारे लोगों की घर पे जाकर के, गाँव में जाकर के जब बात की, तो उनमें से अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अब हमें वापस आना चाहिए। और दर्जन भर लोग तो मेरे गाँव में भी ऐसे तैयार हो गए हैं कि अब हमने जो खेत बंजर ज़मीन के लिए छोड़ दिए थे या लोग छोड़ रहे हैं, उस पर सामुदायिक रूप से ही सही लेकिन खेती की जाए। मैंने देखा कि हम जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर थोड़ा कुछ रूप में आलसी हम ज़रूर हो जाते हैं या फिर हम वहाँ उसके एक माहौल में हम ढल जाते हैं। लेकिन जो लोग आस-पास के क्षेत्रों को देख कर के, समझ कर के घर वापस आते हैं, गाँव वापस आते हैं, वो नया कार्य शुरू कर लेते हैं। और ये नया कार्य खेती में हो रहा है, ये खुशी का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। तो वो जो दर्जन भर लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे खेत तो थोड़ा-थोड़ा ही हैं, कम-कम ही हैं, लेकिन हम आस-पास से लोगों से बात करके, ये खेत का दायरा बढ़ा करके इसमें हम खासकर सब्जियाँ और फलों का उत्पादन करेंगे, ताकि गाँव की सब्जी गाँव में ही तैयार हो। मेरे गाँव में, जो कि एक हिमालयी गाँव है, पहाड़ी गाँव है और तमाम आस-पास के गाँव की जो सिचुएशन है, वो लगभग एक ही जैसी है। और वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों से सब्जियाँ जा रही हैं और 3-4 दिन, 2-3 दिन बासी सब्जियाँ ट्रकों में, ट्रक के ट्रक जा रही हैं। और वो भी जो जिनका मूल्य, ताज़ी सब्जी का मूल्य जो होता होगा, उससे कहीं दुगना-तिगुना रेट गाँवों में मिल रहा है। तो इन युवाओं ने ये कहा है कि हाँ, ये तो हो सकता है कि इन ज़हर से पटी सब्जियों और इन बासी जो हो गई सब्जियों, इससे बेहतर हम ताज़ी सब्जियाँ अपने गाँव में तैयार करेंगे। थोड़ा संघर्ष अभी है। ये संघर्ष ये है कि अभी कोई ज़मीन, चाहे अपनी ज़मीन बंजर हो, लेकिन देना नहीं चाहता। लेकिन जब शुरुआत कुछ लोगों ने की है, जब देखा-देखी होने लगी है और जब देखा-देखी होगी, तो संभवतः सभी लोग अलर्ट हो जाएँगे, तैयार हो जाएँगे और कहेंगे कि हम भी खेती करते हैं या आप हमारी ज़मीन का टुकड़ा, इसमें भी आप फल-सब्ज़ी उत्पादन करिए और आगे बढ़िए। अभी-अभी संदेश इस पर इनबॉक्स में आया है कि गाँव की कहानी जो है सभी देश के सभी गाँवों की है। वास्तव में सभी गाँवों की ऐसी ही कहानी है। गाँव जाने से पहले मैं मेरठ क्षेत्र में था और वहाँ पे गया तो मैंने आस-पास के किसानों से वार्तालाप की तो पाया कि वहाँ पे कुछ एरिया में साल भर में 2 बार धान की फसल ली जाती है। कुछ पटेल बंधु थे, तो उन्होंने बताया और बहुत ही प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि हम इतना उत्पादन करते हैं, खूब सारा पानी है, पानी लगा देते हैं, तो धरती मैया की कृपा से पानी भरपूर है, इसलिए अन्न भी भरपूर होता है। मैंने कहा जो कीड़े-मकोड़े हैं उनसे बचाने के लिए बोले कि बस वो तो हमारे हमारे पास तो ऐसी कोई असुविधा नहीं है। हम किसी के पास गाँव में 1 ट्रैक्टर है, किसी के पास 2 है, कोई दूसरे से अ, वो ले लेता है, ट्रैक्टर की सहायता ले लेता है, टैंकर की सहायता ले लेता है, स्प्रे कर लेते हैं। लेकिन जहाँ लोग खूब स्प्रे कर रहे हैं, वहीं गाँव में कुछ लोग अलग
से दूर से टिमटिमाते हुए भी नजर आए। ये मैं मेरठ प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि गाँव में जहाँ अंधाधुंध पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, केमिकल्स डाला जा रहा है, वहाँ पे कुछ लोग अलग से कार्य करने को तैयार हो रहे हैं। मैंने देखा कि मिर्च के खेत में और जो कुम्हड़ा है उसके खेत में लोगों ने जीवामृत का उपयोग किया है। ट्रैकोकार्ड्स और जो जो चिपकू अपने खेत में लगाए हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो अलग से चिपक जाएं। और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने बताया उनमें कि उनका जो, अगर वो इस माध्यम से, जैविक माध्यम से खेती कर रहे हैं तो खासकर जो पेस्टिसाइड में और केमिकल्स में उनका जो खर्चा कम हो रहा है, और उन्हें शायद इस बात का भी ज्ञान हो गया है कि इन पेस्टिसाइड से हमारा जो है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हम अपना स्वास्थ्य बचा सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से। तो मिली जुली बातें, चाहे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता हूँ या अपने ही गांव में जाता हूँ या अन्य क्षेत्रों में योगाहार के आदरणीय सदस्यों को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरी खेती का दृश्य लगभग लगभग परिवर्तित हो रहा है। जहाँ पेस्टिसाइड नहीं गए हैं वहाँ अज्ञानतावश और कंपनियों के लालच के वश वो अब पहुंच रहे हैं, वो खासकर ट्राइब्स एरिया में। और जहाँ खेत पड़ चुके हैं, खेत की मिट्टी खराब हो चुकी है, बीजों का सफाया हो चुका है, वहाँ लोग चैतन्य हो रहे हैं कि केवल खेत, मिट्टी, बीज, फसलें ही चौपट नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी चौपट हो रहा है। मैं वापस अगर आना चाहूँ अपने ही गांव में, तो गांव के एक श्रीनंद ताऊ जी, उनको कैंसर हुआ है। ये बात मैंने शायद योगाहर के मंच पर साझा की थी कुछ 3 महीने पहले। मैं उन्हें मिलने ऋषिकेश गया था। जब उन्हें मिलने ऋषिकेश गया था तो वो खूब पैसे वाले व्यक्ति हैं। उन बता रहे थे कि वो जो कैंसर का वेरिएंट है वो 1 लाख लोगों में से किसी एक को होता है। हालांकि जब वो बात कर रहे थे तो उन्हें प्रसन्नता भी थी इस बात की, शायद गर्व भी, कि 1 लाख लोगों में से किसी एक को होने वाला कैंसर थोड़ा अलग होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आए, और यानी अपनी बातों में वापस आए। उन्होंने कहा कि ये हो गया है, मेरा डाइजेशन भी खराब हो गया है, मैं खाना नहीं खा सकता, अब जूस पी रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको थोड़ा अटपटा भी लग रहा होगा कि जो सामान्य कैंसर है उससे ये अलग तरह का है, लेकिन ये ऐसे हो कैसे गया? तो ये जो श्रीनंद जी हैं, उन्होंने, उनका खूब पैसे का आवागमन उनके पास है। उन्होंने भारत के कई तरह के हॉस्पिटल्स में गए, यहाँ तक कि विदेशों से भी, क्योंकि उनके एक नाती भी डॉक्टर है, तो बाहर से भी उन्होंने संपर्क किया। तो बोले कि यहाँ पे पहले डॉक्टर क्या थे, हतप्रभ थे कि ये बताने में असमंजस में थे कि ऐसे ये वेरिएंट कैसे आ गया है, कैसे हो गया है इस तरह का कैंसर। लेकिन जब उन्होंने जो स्टडी की, ये दूसरे डॉक्टर से भी सलाह मशवरा किया, बाहर के डॉक्टर से, तो ये पाया कि खूब पैसा होने या समृद्धि होने से हमने क्या किया, खूब मेवे खाए, खूब फल खाए, खूब सब्जियां खाई, और अच्छी अच्छी चमकीली सब्जियां हम बाजार से लेकर आए, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता जो भोजन। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था, यानी डॉक्टर्स पेशेंट को बता रहा था कि आपको पता ही नहीं था, आपने सोचा कि आपने अच्छा अच्छा खाने से अपने स्वास्थ्य बढ़ाया है, लेकिन कितना अपने घातक कार्य अपने स्वास्थ्य के लिए किया है। क्योंकि अभी आज से लगभग 7-8 साल पहले उनकी धर्मपत्नी, यानी जो हमारे गांव में जो ताई जी हैं, उनका भी स्वर्गवास कैंसर से ही हुआ था। तो अब वो चिंतित भी हैं कि पता चला कि पूरी परिवार में ये बीमारी ने शरण न ले ली हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमने बाजार का जो भोजन किया, अच्छा अच्छा भोजन जो दिखा वो किया, लेकिन उस अच्छाई के पीछे कितना विष छुपा हुआ था वो हमें पता नहीं चला। ये बात डॉक्टर्स ने उन्हें बताई।
तो ये बात धीरे-धीरे सही गाँव और शहर के दोनों लोगों के पास, किसानों और उपभोक्ताओं के पास जा रही है और लोग सजग हो रहे हैं कि हमें खेती की तरफ, खासकर जैविक खेती की तरफ, जिसमें कोई जहरीला कार्य ना हो, ऐसी खेती की तरफ वापस आना है और ऐसे हमने भोजन करना है। लेकिन उत्तरोत्तर साथ-साथ में अभी लोग कसरत में हैं कि केमिकल्स को भी अपनाया जाए। एक समूह ऐसा भी गाँव में, शहरों में भी अभी भी लोग शहर की सब्जियों की, फलों की चमक-दमक में खूब उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये है, किसी को पता नहीं है जो हम खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। तो इस तरह की जो छोटे-छोटे वाक़या हैं, आज सुबह जब मैं अपने गमलों में पानी डाल रहा था, उन्हें एक तरह से पौधों को योग करा रहा था, क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा हो चुका है कि दिन तक पौधों ही बड़े छोटे-छोटे पौधे, बड़े पौधे तो बड़े जो पेड़ हैं, उनकी अपनी हैसियत है, कैपेसिटी है, लेकिन छोटे पौधे मुरझा जाते हैं। तब मैं सोच रहा था कि देश-दुनिया की खबरें आदरणीय योग आहार के सदस्य बता रहे हैं, तो लेकिन मैं क्या बताऊँ? तो मेरी समझ में यही आया कि मेरे गाँव की स्थिति भी वही है, जो देश की स्थिति बन रही है। लेकिन प्रसन्नता इसके बात की है, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही उनकी जो अच्छाई है, वो पूरे गाँव में और पूरे देश में फैलेगी और सभी लोग अच्छा-अच्छा करेंगे। इस कार्यक्रम की दूसरे सत्र की शुरुआत में मैंने आदरणीय जूली दीदी को कहा था कि वो सच में अन्नपूर्णा देवी हैं और हम भारत सरकार की एक मंत्री बनी हैं अन्नपूर्णा देवी। तो सकारात्मक शब्दों, सकारात्मक नाम हैं, उनके माध्यम से भी हमें सकारात्मक ऊर्जा और संदेश मिलता है और अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए या विराम देते हुए कि जो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, हमारे गाँव को, हमारे शहरों को, हमारे देश को मिलता रहे। मैं वापस आता हूँ आदरणीय रंजना बहन जी के पास अपनी बात को विराम देते हुए। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश भैया, बहुत ही अ, रोचक और प्रेरणा तो आपका जो आज का मार्गदर्शन रहा, क्योंकि आप एक जगह पर रुकते नहीं, आप विजिट पर दरअसल रहते हैं और मुझे लग रहा था कि आपके कुछ जो अनुभव है, आप देखते हैं वास्तविक स्थिति क्या है। आज किसान, आप देख रहे हैं, आप ग्रामीण भाग में जाते हैं और शहरी भाग में भी जाते हैं, तो शहर की क्या स्थिति है और गांव की भी क्या स्थिति है, कैसे लोग खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कैसे विषमुक्त अन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप गांव में शहर में भी जाते हैं तो शहर की भी स्थिति आप नोट करते हैं, कहाँ पर कुछ कोई कोई अपना जो कार्य करते हैं उनके बारे में भी आपने पिछले बार जो मटके वाला जो कार्यक्रम दिखाया था, कहाँ से था शायद, तो वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और बहुत ही आपका आज का जो मार्गदर्शन रहा वो प्रशंसनीय रहा। और मैं आगे हमारे सदन में और भी भाई बहन जुड़े हैं, वो भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। और बाद में सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो आज हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता दिनेश भैया ने जो अपनी बात रखी, उन पर अपना कुछ मार्गदर्शन टिप्पणी आदरणीय श्री पवन कुमार सर। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। आज के इस योगा के एक बहुत सुंदर से आज के कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है और सर्वप्रथम जूली जी का और उनके जो साथ जुड़े हुए बहुत सारे उनके साथी जुड़ते हैं जब भी ऐसा
सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और योग कराती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे उनके जो साथियाँ हैं, वो साथी हैं, वो कई बार योग करा भी चुकी हैं और बहुत अच्छे तरह से आज का योग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके पश्चात जो दिनेश जी ने अपना वक्तव्य दिए, अपने अनुभव बताए, उनका जो संवाद किया है उसके बारे में चर्चा की, कि हमारी वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है और इस वर्तमान स्थिति में सकारात्मकता कहाँ पर है। क्योंकि अगर हम जो भी चीज़ देखेंगे, जो भी चीज़ के बारे में ज़्यादा उसको करेंगे, तो वही चीज़ हमें ज़्यादा दिखने लगती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी कुछ अगर हमें सकारात्मक दिख रहा है तो सभी कुछ अच्छा ही है, या सब कुछ अगर हमें नकारात्मक दिख रहा है तो सभी कुछ नकारात्मक है। क्योंकि आज की हमारी मानसिकता इस तरह से हो जाती है कि जो मैंने कहा कि जो हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है और वही हमें महसूस भी होता है और वही हम सोचते हैं और फिर वही करते भी हैं। तो इस आज के माहौल की जो बात है उसको आगे देखते हुए कि हम सामंजस्य कैसे बनाएँ, उसमें बैलेंस कैसे बने, और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए होती है, अपने विचारों की जो शक्ति है और अपने मन की जो शक्ति है, उसका हमें आवश्यकता पड़ती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। बहुत सारी जो अपेक्षाएँ हमारे रहती हैं कि हमारा जीवन कैसा रहा, हमने इस जीवन में क्या किया और इस जीवन में हमारे साथ क्या हुआ है और हम जीवन में जो करना चाहते हैं, तो ये सब हमारे जीवन की यात्रा के एक अनुभव आते हैं और उसी अनुभव के आधार पर हम संतुष्ट हो पाते हैं या असंतुष्ट रहते हैं। उसके बीच में भी एक तालमेल बनाने की आवश्यकता रहती है। कई बार हमने देखा है कि कोई सुख आ रहा है, कोई दुःख आ रहा है, लेकिन हर एक चीज़ का अपना कुछ न कुछ एक चीज़ होती है जिसको कि हमें बाद में पता लगता है। मैंने भी कई बार ऐसा अनुभव किया कि कई बार दुःख आया, लेकिन वो दुःख भी किसी अच्छे के लिए आया। कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ भी हुई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रहस्य छुपा था। उसके पीछे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएँ फिर आगे आईं, जो कि हमें उतना सुखी नहीं कर पाईं जितना हमने सोचा था। तो ये तो एक संतुलन का खेल है और ये संतुलन का खेल हमारे योग और आहार का भी एक संतुलन का खेल है, जिसको कि हम खेल रहे हैं और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अनुभव ले रहे हैं। तो मैंने अभी अपनी एक अंग्रेजी की जो कविता थी, उस पर भी मैंने ये लिखा कि जो योग और प्राणायाम का जो खेल है, वो आसन और राशन दोनों का तालमेल का के बीच का ही बात है। तो ये तालमेल हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, तालमेल के बिना कुछ नहीं होगा और इसके साथ ही लोगों को प्रेरित करते रहना, बिना किसी इच्छा के कि वो कैसे कर रहे हैं, कि उनका क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम ऐसा करते हैं तो उसका प्रभाव बड़ा कुछ समय बाद अच्छा रहता है। अगर उस समय वो स्थिति रहती है कि कोई उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि हमें उसको पुनः अनुभव करने का मौका मिलता है। मैं भी कल एक यात्रा में था। मैं अपने कुछ साथियों से मिला, कुछ अ, अधिकारियों से मिला, सब लोग मेरे परिचित थे और उनसे जब मैंने पूछा कि उनकी यात्रा क्या रही है और उनका अनुभव क्या रहा है, तो उसमें से कुछ जो हैं साथी ऐसे हैं, जो कि अब किसानों के साथ तो पहले से काम कर रहे हैं और कई सारी गतिविधियों को कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि अ, जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, उसके बीच की जो दूरियाँ हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर भी तालमेल बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी संतुलन बनाने की ज़रूरत है। और हमें अपनी जो गतिविधियाँ हैं इनको अनुभव और विश्वास आधारित हमें करने की आवश्यकता है, कि हम एक-दूसरे के ऊपर विश्वास करें और उसके बाद आदान-प्रदान करें, या बिना विश्वास के हम चीज़ों को अ, खरीद लें। जैसा आज दिनेश जी ने भी बताया कि हमारे लोगों ने सोचा कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत अच्छी कंपनी के नाम का खा रहे हैं, लेकिन हमने उसको तो देखा नहीं, उसको वो अनुभव लिया नहीं कि उसका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, उसमें क्या डाला जा रहा है, उसमें कैसे उसमें रसायन कैसे डाल रहे हैं,
उनकी मानसिकता क्या है, उस सारी यात्राओं में किसी को दुःख तो नहीं पहुँचा है। तो अगर दुःख पहुँचा है तो उसका भाव भी, उसका प्रभाव वो हमारे जीवन पर कहीं न कहीं उतरेगा, अवश्य उतरेगा। तो ऐसे ही उनकी जो सोच है वो ये है कि किसानों को और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ें, आपस में उनका आदान-प्रदान करें, उनके विचारों का भी आदान-प्रदान करें। केवल सामग्री के ही आदान-प्रदान करने से व्यवसाय भी अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा और हम अपने काम ईमानदारी के साथ, किसान भी ईमानदारी के साथ करे, उपभोक्ता भी ईमानदारी के साथ वाजिब दामों को उत्पादक को दे। तो ये विश्वास का जो खेल है और विश्वास, परस्पर विश्वास और एक-दूसरे के साथ गठजोड़ करते हुए हम आगे बढ़ें। ऐसा कुछ लोगों का मानना धीरे-धीरे बढ़ रहा है कि ये मार्केटिंग के लिए भी हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। इससे हमें बहुत फ़ायदा रहेगा, ऐसा उनका मानना है। और दोनों पक्षों को अ, इसका ज़रूर एक-दूसरे से संवाद ज़रूर करना चाहिए, इस चीज़ पर जोर है। संवाद के साथ-साथ उसका जो संवाद के साथ-साथ एक-दूसरे के वहाँ जा कर के, देख कर के, समझ कर के वो सब चीज़ें भी करने का प्रयास करें। तो जो अच्छा, और अगर सब लोग जा भी नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपनी फ़ोटो, वीडियो भी बना कर के उसको डालें, उसको उपलब्ध कराएँ, जिससे कि विश्वास बना रहे और विश्वास के ऊपर कायम व्यवस्था से जो है संभवतः ये मानव का भी विकास हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ वार्तालाप, कल चर्चाएँ हुई और लोगों को अच्छा लगा। थोड़ा-सा योगाहार के बारे में मैंने चर्चा की और अ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो चीज़ें अभी वर्तमान में हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं या इसका प्रभाव सकारात्मक नहीं है, इसका नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है हमारे दृष्टिकोण से, हमारे अपना सोच के अनुसार। आने वाले समय पर जब हम उसका पुनर्निरीक्षण करेंगे समय के बाद, और तो उसमें लगेगा कि हाँ, इसमें तो परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हमारा जो है वो हमें इस विकसित राष्ट्र की तरफ आगे ले जाने की तरफ ये परिवर्तन हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो कार्य जिस प्रकार से अब ये तीसरा टर्म सरकार का आएगा, आ रहा है, चल गया है, चलना शुरू हो गया है, उसमें व्यापक परिवर्तन देखने की हम अपेक्षा कर रहे हैं और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस व्यापक परिवर्तन के यात्रा में और तेजी लाने का प्रयास करें, अपने माध्यम से, सरकार से अपेक्षा रखते हुए, लेकिन अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन हम अपने आप से शुरुआत करें और जो सकारात्मक चीज़ें हमें जो लगती है कि औरों को करनी चाहिए, उसकी शुरुआत हम पहले अपने आप से करते हुए राष्ट्र निर्माण पर अपना कार्य करेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है सभी से, अपने से भी मेरी अपेक्षा है। कई बार हम खुद भी गलतियाँ कर लेते हैं, त्रुटियाँ हमारे बीच में रह जाती, लेकिन अपने आप से भी अपेक्षा है, सभी से अपेक्षा है, जो भी योगाहारी हैं, उनसे विशेष अपेक्षा है और हम इस प्रकार से इस देश को आगे एक भव्य देश बनाते हुए अपने अ, आगे का कार्य करेंगे, जिससे हम वापस जब मुड़ कर के देखेंगे, तो हम एक संतोष के साथ ये कह सकते हैं कि हम अपना कार्य, हमने कुछ सोचा था, हमने कुछ सकारात्मक सोचा था। इस सकारात्मक सोच के साथ ही हम आगे हम अपने आप को और दूसरों को भी अच्छा कुछ दे पाएँ। मैं इतना ही कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार। जी, धन्यवाद आदरणीय सर। बहुत ही मह महत्वपूर्ण आपका जो मार्गदर्शन सदन में मिलता है, उनसे नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है और निरंतर योगाहार कार्यक्रम के सभी सदस्य लगे हुए हैं अपने में परिवर्तन और कुछ कार्य नए करने में। तो मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ। जी।
उनका हैंड राइज है। जी ओम। सदन को नमन। आज बहुत अच्छी हमारी योग कक्षा रही। जूली बहन जी को प्रणाम। और हमारे आदरणीय दिनेश सनेवाल जी ने जो बातें की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने एक नई दिशा दी है और नई सोच की ओर लोगों को बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी कल हम लोग मतलब पिछले दिनों में बैतूल गया था। हमारे यहाँ से बैतूल से और 15 किलोमीटर दूर एक भोपली गांव है। भोपली गांव जब मैं पहुंचा तो जो हमारा जो बचपन में मैंने अपने को महसूस किया जब हम उनके यहाँ पहुंचे, आदरणीय वो जो है गायकवाड़ जी के यहाँ पहुंचे। गायकवाड़ जी अपने यहाँ जैविक गुड़ बनाते हैं और मैं उस जैविक गुड़ को लेने के लिए ही वहाँ पर गया था। उन्होंने बहुत जैसे ही हम पहुँचे वो बाहर आए, उन्होंने हमको ले गए और लगभग 10:30 बजे की चर्चा है। हम पहुँचे तो बहुत उन्होंने कहने लगे चलो आओ घर चलते। घर गए, बैठे, थोड़ी और चर्चा हुई। पूछा कि आप लोग क्या मतलब पहले तो उन्होंने चाय की बात की, तो हमने कहा चाय नहीं पियेंगे। तो उन्होंने बढ़िया, उनके यहाँ गाय भी है, भैंस भी है, तो लस्सी पिलाई हम लोगों को। हम 2 लोग थे, मैं और ड्राइवर। इसके बाद कहा कि चाय पियेंगे। मतलब पहले तो हमने तो लस्सी पी ली, चाय की बात ही नहीं थी। तो कहने लगे नाश्ता भी कर लो, फिर खेत पे चलते। तो बढ़िया, जो बचपन में घी और गुड़ से जो अ, हलवा बनता था उस तरह का उन्होंने नाश्ता हमको कराया और फिर हम खेत पर गए। उनके खेत पर उन्होंने मेरे को ये बताया कि मैं 7 से 8 लाख का बर्मी कंपोस्ट बेचता हूँ। बर्मी के उन्होंने लगाए हैं, बनाए हैं बर्मी पालने के लिए। 2 उनके पास जो है बायोगैस है, जिससे, और उनके पास लगभग 60 जानवर हैं। गाय भी है, भैंस भी है। मावा भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं और इस तरह से जो गोबर निकलता है उसका वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। सामने ही उनकी गुड़ बनाने की, मतलब वहाँ पर उनकी लगभग 30 एकड़ जमीन है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बदल करके, और पहले वो भी यही रासायनिक खेती करते थे, परंतु बदले और बदल करके विभिन्न तरह के उन्होंने, उनको अवार्ड भी मिले हैं जिले स्तर के, राज्य स्तर के। और हमसे पहले वो दूरदर्शन पर भी गए थे। हम जब दूरदर्शन पर गए उसके पहले वो भी गए थे, वहां पर उनकी बात हुई थी। तो गायकवाड़ जी, तो यही जो चीजें थी, गुड़ का हलवा हमारे यहाँ भी मतलब बचपन में वही बनता था। अब सब चीज बदल गई, अब शक्कर आ गई है। और शक्कर के साथ हम क्या खा रहे हैं, जैसे अभी आदरणीय दिनेश भाई ने बताया कि कहाँ से कौन सी सब्जी आ रही, कितने दिन पहले की आ रही है, उसको ताजी बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया गया, कोई जानकारी नहीं है। और कितने भी पैसे हो, आखिर पैसे कुछ काम नहीं आ रहा है और विभिन्न तरह की बीमारी हो जा रही। मेरे परिवार में ही रिश्तेदार हैं, ना उनने तम्बाकू खाई, ना बीड़ी पी, ना कुछ किया, ना शराब, ना कुछ, और उनको कैंसर हो गया। और वो कैंसर जब अचानक उनकी बेटी का देहांत हुआ तो वो आए, तो हमने देखा कि उनको नली डली हुई है। भैया ये क्या हो गया, बेटी भी ऐसे ही चली गई 48 साल की उम्र में। तो यह हो क्या रहा। और निश्चित रूप से ये सब जो बाजार का आहार है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, उसका ही प्रभाव है ये कि हम इस तरह से भोग रहे हैं, निश्चित रूप से। और अभी देखो, हम अपने गांव में जब महसूस करते हैं तो पहले हमारी माताओं बहनों को 5-5 6-6 बच्चे होते थे, तब भी वो खेत में जाती थी। जानवर के लिए घास लाना उनका काम था, बहुत सा पानी भरने का काम था। अब कोई काम नहीं है, बस भोजन बनाना और घर में रहना और सोना, ये उनका काम हो गया है। बच्चे किसी के 1 है, किसी के 2 है, और वो भी बड़े बड़े हो गए, उन पे भी तो अब ऐसी स्थिति में इन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इन्हें कैसे उत्साहित किया जाए, ये खेत तक पहुंचे और कुछ ना कुछ सहयोग करे। अभी बिल्कुल
खेत में ना तो बच्चों का सहयोग है, ना महिलाओं का सहयोग है, ना बच्चियों का सहयोग है। केवल एक ट्रैक्टर है और एक व्यक्ति है जो उसको जोत रहा है, और जोत करके बस जो भी जैसा भी अनाज रसायन युक्त है, गैर रसायन युक्त ला रहे हैं और अपने परिवार को खिला रहे हैं। तो और फिर अभी कौन कितना डाल रहा है ये भी पता नहीं है। कल हम जब आदरणीय संतोष चौहान जी के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कुछ, कितना रसायन पड़ रहा है इसका अध्ययन सरकार के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। यदि हम ये कर सकें कि भाई, जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो मुझे ये नहीं मालूम है कि हम चावल में यानी धान में कितने बार छिड़काव कर रहे हैं, कितना रसायन डाल रहे हैं। अलग अलग किसान अलग अलग तरह से डाल रहे हैं। ट्रैक्टर वाले अपने जो है वो स्पेयर पंप है उनसे डालते हैं। हाथ को जिनके पास कम जमीन है वो अपने पीठ पर लादने वाले स्पेयर से डाल रहे हैं। पर कितनी दवाई डाल रहे हैं, 1 किलो पे कितना जहर जा रहा है, 1 किलो पे कितना रसायन जा रहा, ये अध्ययन नहीं है। ना तो गेहूं के संबंध में है, ना मूंग के संबंध में है, और ना ही चना के संबंध में, और ना ही सब्जियों के संबंध में है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंगूर पे 32 स्प्रे हो रहे हैं। अब 32 स्प्रे का मतलब क्या है, कितनी दवाई डाल रहे हैं। तो ये चीजें, इसका कोई अध्ययन नहीं होने के कारण किस क्षेत्र में कितना जहर डाला जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि हम अपने योगाहार के माध्यम से 2-2, 4-4 किसानों से ये पूछ लें कि भैया तुमने पिछले दिनों मूंग में या पिछले दिनों धान में, गेहूं में कितना बीडिसाइड का उपयोग किया, कितना कीटनाशक का उपयोग किया, या कितना रसायन डाला, तो एक पता लग जाएगा कि प्रति किलो या प्रति एकड़ हम कितना रसायन डाल रहे हैं, कितना जहर डाल रहे हैं। सब अलग अलग है। जो बड़े किसान है वो और ज्यादा डाल रहे हैं, जो छोटे किसान है वो कम डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कितना डाल रहा, मध्य प्रदेश में कितना डाल रहा, महाराष्ट्र में कितना, बिहार में, झारखंड में, सब। तो एक डेटा उपलब्ध हो जाएगा। वो डेटा हमारे योगाहार में भी बात करने के लिए काम आएगा। वो डेटा जो है हम सरकार को भी भेज सकते हैं कि कहाँ पर कितना जहर जो है किस मात्रा में डल रहा है। जी ओम, बस मेरा यही कहना था। जी ओम, साधन को पुनः नमन। और जी जी, धन्यवाद आदरणीय मेराज भाई साहब, बहुत सुंदर आपके अपने अनुभव, आप भी विजिट पर रहते हैं और आपके अनुभव आपने बताए। आपको साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, जी भाई साहब आपका हैंड राइज है, आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। सदन ओम, सदन को सादर प्रणाम। और आज की जो चर्चा चल रही थी पेस्टिसाइड के बारे में, बड़ी सारगर्भिक बात है। किंतु मैं ये बोल रहे थे कि डाटाबेस तैयार होना चाहिए। अभी आप देखिए पॉलिथीन के ऊपर बात चलती है कि पॉलिथीन का उपयोग मत करिए। प्रधानमंत्री से लेके पंचायत के सदस्य तक बोलते हैं कि पॉलिथीन का उपयोग मत करिए, उससे कैंसर हो जाता है, उससे फलानी बीमारी हो जाती है, खेतों का पानी रुक जाता है, नीचे जाके एक लेयर बन जाती है। तो और पकड़ते भी हैं तो किसको पकड़ते हैं? जो सब्जी बेचने वाला रहते हैं उनको पकड़ते हैं, तुम पॉलिथीन क्यों सब्जी क्यों दे रहे हो भाई? आप फैक्ट्री बंद क्यों नहीं करा रहे? गवर्नमेंट के पास तो सब चीज है, फैक्ट्री बंद क्यों नहीं करा रहे? फैक्ट्री बंद कराइए। अभी एक किसान, एक सज्जन मुझे मिले थे, उन्होंने गन्ने के बगास से प्लास्टिक का विकल्प तैयार किया, प्लास्टिक की थैलियां वगैरह सब गन्ने के बगास से शुरू किए। इस तरह के उद्योग क्यों नहीं लगवा रही सरकार? इसी तरह किसान को बोलेंगे कि आप दवा बहुत डाल रहे हो, बहुत कम दवा डाल रहे हो, कोई ज्यादा डाल रहा है। अब भाई आप जो प्रतिबंधित दवाएं हैं वो मार्केट में आ क्यों रही हैं? उनकी फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? हमें उस विषय पे बात करनी चाहिए। डाटाबेस तैयार करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डाटाबेस तो
कौन तैयार करेगा? जो डाटाबेस तैयार करते हैं उसमें से बहुत सी चीज तो सर्वे में अपने मर्जी से ही लिख देते हैं वो लोग। सबसे मेन बात यही है कि ऐसा आंदोलन चलना चाहिए कि ये फैक्ट्रियां ही बंद हो जाएं, कम से कम हो जाए। यूरिया का उत्पादन कम हो जाएगा, निश्चित रूप में यूरिया डालना कम हो जाएगा, लोग जैविक खेती की ओर आएंगे। किंतु किसान को रोकेंगे तो कोई फायदा मेरी नजर में तो नहीं होने वाला है। बस इतना ही मैं बोलने वाला था। वाणी, धन्यवाद। जी, आगे धन्यवाद आदरणीय वर्मा भाई साहब। और मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल जी भाई साहब, आपका स्वागत है। जी ओम, आज की कक्षा बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार योग करवाया। योग में बहुत ही आनंद आया और ये जो चर्चा चल रही है बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी चल रही है। जैविक खेती में सबसे बड़ी अड़चन ही जो है मार्केटिंग की है। थोड़ी मार्केटिंग की समस्या किसानों के लिए सुलभ हो जाए तो वो है। दूसरी, सही मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन भी उसमें होना चाहिए। और प्रदीप राज जी ने एक बहुत अच्छी बात की, सरकार के बगैर तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता। सरकार के पास A to Z चीज का पूरा डाटा है। जिन चीज से नुकसान होता है, जो जहरीली चीजें, सरकार पास है फैक्ट्री। हमारे यहाँ इंदौर में इतनी फैक्ट्री लगी है, अवैध फैक्ट्री लगी, और पूरे मंत्री संतरियों उनको सबको उनका पैसा जाता है और वो सब काम करते हैं, नकली चीज बेचते हैं खूब डंके, हाँ, डंके की चोट पे सब चीज बेचते हैं खूब। तो भ्रष्टाचार तो ऊपर से है, जो बाकी जो नीचे तो जो जनता है वो तो एक घूम रही है, वो एक भेड़ चलती है ना, और भेड़ के पीछे और भेड़ चल के हुआ कर रही है, और मजे ये मंत्री संतरी सब ये ले रहे हैं। तो सुधार इनको करना चाहिए ऊपर से। और अब केंद्र में भी सरकार बनी है, अच्छी सरकार है, प्रदेश में भी सब सरकार है, इनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि 100% ध्यान दे देंगे तो फिर उनको पैसा कौन देगा? यही तो है, सब जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं। जो हमारे यहाँ तो चल रही है खूब, नकली दवाई बन रही है, नकली खाद, यूरिया, DAP सब नकली बन रहे हैं। इंदौर में डंके की चोट पे चली खूब, और खूब बढ़ती है। और पकड़ाता कभी एक बार, वो पकड़ते कौन को, कोई दूसरे को पकड़ते और परेशान करते हैं। तो अभी जो इन्होंने प्रदीप राज जी ने बोला, ये बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के पास पूरा डाटा है। जिस चीज से पर्यावरण को नुकसान, धरती को नुकसान, सबको नुकसान है, वो चीज सरकार को स्वयं ही बंद करना चाहिए ना। ये जनता को, बेसिक जनता को, चाहे उनको लगा दिया धंधे से, तुम ये करो ये करो वो करो, मजे सबको ही मार रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी सबको मजे मारने का हक है। जी ओम। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद अशोक भैया। और मैं आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और दिनेश सर ने भी बहुत बातें बड़ी इम्पोर्टेंट रखी। वर्मा जी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी बंद हो सकती है, और सरकार के पास हर चीज रहती है। आज हमने देखा है जो टोटल जैविक खा रहा है। अभी हम लोग कुछ गांव की यात्रा में मनीलाल सर जी के साथ पिछले हफ्ते गए थे, तो हमने देखा कि वहाँ जब हम लोग 50 किलोमीटर दोनों साइड मूंग लगी हुई है, और जब हम दोनों निकले तो वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो हमें लगा कि जो लोग डाल रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। जब रास्ते से निकलने में इतनी परेशानी हो रही है दवा से, तो कैसे कितनी दिक्कत आ रही होगी। तो ये जहर को कहीं ना कहीं तो सरकार को रोकना पड़ेगा। सरकार चाहे तो रोक सकती है। आज तम्बाकू से इतना कैंसर हो रहा है, लेकिन तम्बाकू के ऊपर लिखा भी रहता है, लेकिन सरकार उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है। अगर सही चीज को रोकती है तो वो चुनाव में उसको फिर देखने को मिलता है। तो सारा सामंजस्य को बिठाना पड़ेगा, किस स्तर की दवाओं को यहाँ पे प्रचलन हो। ऐसी दवाएं जो विदेशों में बंद है और वो दवाएं आज अपने यहाँ चल रही हैं, उन पे तो 100% प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसी कुछ वैरायटीज आनी चाहिए
जो वैज्ञानिकों को तैयार करनी चाहिए कि कम से कम उनमें कीड़े लगे। अगर वैज्ञानिक चाहें तो ऐसी चीजें आती हैं जिनसे पौधे में कम से कम कीड़ों का, कम से कम दवाओं का उपयोग होता है। आज हमने देखा है कि जब हमने संतोष सर से इन चीजों के विषय में सीखा तो हमें इतने रिजल्ट मिले कि हम ऐसा लगता है कि इस चीज में जैविक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, और उस चीज को सरकार के सामने भी इस बार हम अवश्य रखेंगे कि ये चीजें आप डलवाइए। उनकी फोटो हम लोग प्रेस में डलवाएंगे, और जब वो जैविक तरीके से कंट्रोल होंगी इल्लियां, तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि उसमें योगाहार के कार्यक्रम को दूरदर्शन में प्रसारित करेंगे। हमने बात करी है कि ये चीजें हम एक्चुअल दिखाएंगे कि कैसे जैविक से कंट्रोल होता है। जब हजारों एकड़ों में जब दवाओं का असर कम दिखेगा और जैविक का कंट्रोल दिखेगा, तो फिर जनता के अंदर एक विश्वास आएगा कि नहीं, जैविक से भी कंट्रोल हो सकता है। आज अपने जीवन में फेरोमोन ट्रैप, ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी। अभी किसान ला नहीं पा रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट उसने देखे नहीं है। लेकिन इस योगा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हमने 200 से 250 किसानों को चिन्हित किया है जिनको हम जैविक चीजें उपलब्ध करवाएंगे और उनका कंट्रोल करेंगे। जो 250 एकड़ वाला है उसे भी हमने 5 एकड़ में जैविक के लिए तैयार किया है। तो इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, और इसका ऐसा प्रसार नहीं होगा, इसका प्रसार होगा सरकारी तौर से, दूरदर्शन के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बता के इन चीजों से भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी चीजें हम लोग सदन में जरूर रखेंगे और यहाँ के लोगों को बताएंगे। जी ओम, प्रणाम। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज है। अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही सर। ये केमिकल वाली कंपनी है, वो हो सकता है कि साजिश रच रही हूँ। आवाज आ रही है? आ रही सर। सदन में आवाज ठीक है? जी जी, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आ रही है आ रही मुन्नीलाल? सर, ये सब बताया तो जाएगा। आ रही सर, आवाज आ रही है आज आपकी। धन्यवाद सर। आज जूली बहन जी ने योग कराया, और वो तो चूंकि पूरे आसाम और देश और विदेश में योग कराती हैं, उन्होंने आज बड़े अच्छी तरीके से योग कराया। योग के बाद फिर हमने आदरणीय आज के मुख्य वक्ता और चीफ गेस्ट महोदय को सुना, जो लगातार देश की यात्रा करते हैं। इस देश की यात्रा में उनके अनुभव उन्होंने जो शेयर किए हैं, और वो तो एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, युगाहार यात्रा ही कर रहे हैं वो। और इस युगाहार यात्रा के दौरान उन्होंने जो अनुभव सुनाए, युवाओं को खेती से जोड़ने का मन बनाया और उनसे मोटिवेट किया। इसके बाद आदरणीय पवन कुमार जी हमारे वापस आ गए हैं। ये लगातार देश और विदेश में कृषि के क्षेत्र में एक जो सांप सीढ़ी का खेल है, कविता के माध्यम से और नए नए प्रकल्पों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सरकार को जागरूक कर रहे हैं, विभिन्न संस्थानों को जागरूक कर रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम लगातार जो हमारा 34 साल में चल रहा है, इसके वजह से आज हम सब देख रहे हैं कि परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन यहाँ तक सीमित है कि जो योगाहार के सदस्य हैं, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपना परिवर्तन अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन हम इस देश की स्थिति कैसे संभाल पाएंगे, हम किसानों की स्थिति को कैसे संभाल पाएंगे, इसके लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आदरणीय शरद वर्मा जी अभी बोल रहे थे, जो मैं बोलने वाला था, कि हम लोग जब नर्मदापुरम जिले के खेतों से गुजर रहे थे, गुजरते हुए जब हमने देखा कि इधर और इधर से हवा चल रही है, वो हवा इतनी जहरीली थी, मुझे लगता था कि अगर मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा तो निश्चित गिर जाऊंगा, होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाऊंगा। ये स्थिति खेतों की हवा की है, ये यथार्थ है। आपने कहा
अशोक भैया ने कहा और हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने कहा, शरद भैया ने कहा कि ये बंद होना चाहिए, इन पे सरकार बैन क्यों नहीं लगाती है। आपने पंजाब की स्थिति देखी है, पंजाब में कितने जहरीले किसान हो गए। वहां की अगर बेटी अगर फौज में है तो वो सांसद को चाटा मार रही है। मतलब वहां इतनी जहरीला विचार हो गया है पंजाब में कि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार की सोच है, विचारधारा है, अगर हम जहरीला खा रहे हैं तो हमारे मन में भी जहरीले विचार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की स्थिति भी अब जब देखने को जब मिली तो सिर्फ जो योगाहार में जुड़ते हैं किसान, उनकी स्थिति को छोड़ करके शेष की स्थिति बहुत दयनीय है। किसान स्वयं मूंग नहीं खाता है, जो मूंग उपजा रहा है वो नहीं खाता है। हम अन्नदाता जिनको कह रहे हैं, मैंने कल जो है मन में आया कि ये जहरीले किसान है। किसान अन्नदाता नहीं है, वो जो जहर उगा रहे हैं, इस नई युवा पीढ़ी को खिला रहे हैं। अरे भाई, कहीं ना कहीं आपके भी परिवार में वो आ रहा है। आप जो शादियों में जा रहे हैं, कहीं समाज में जा रहे हैं, कहीं सरकार के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां भी आप भोजन करते हैं तो वही मूंग आपको मिल रही है। आप डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो है अंदर नहीं ले जा रहे हो अपनी मूंग। 5-5, 6-6 बार जो है जो स्प्रे कर रहे हैं आप, मूंग सुखाने को स्प्रे कर रहे हैं मूंग का कीटनाशक का रूप में, जैसा अभी आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी ने कहा। इस प्रकार से बहुत चिंता का विषय है। योगाहार में जो हमारा वार्षिक उत्सव हुआ 3रे वर्ष का, उसके बाद हमारी आदरणीय सीमा बहन जी लगातार, सीमा पांडे जी लगातार जुड़ रही हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। अन्य लोगों को भी जो हमारे 200 लोगों का वहाँ मिलना हुआ। मेरा ऐसा विचार है कि इसमें किसी को काम जिम्मेवारी सौंपी जाए। एक एक पेज में डालूंगा, एक एक पेज का जैसे जोड़ने का दिया था, इसी प्रकार से संवाद करने का। और ये जो हमारे योगाहार के दो ग्रुप हैं, उनसे एक बार संवाद करें। अगर वो ग्रुप में जुड़ते हैं या बात करते हैं तो ठीक है, ना कि अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अगर वो संख्या में जुड़े तो हमें ऐसी संख्या की जरूरत नहीं है। हमें विचार करना है, हमें अपने लोगों को बढ़ाना है और इस पर चिंतन करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो योजनाओं के मसीहा माने जाते हैं, और मैंने पहले कह दिया था कि ये कृषि विभाग के मंत्री बनेंगे और उनको पंचायत एवं एग्रीकल्चर विभाग उनको दिया गया है। इसलिए उनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो लगातार रात दिन किसानों की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। योजनाएं बनेंगी पंचायत विभाग में और कृषि के क्षेत्र में। तो जो माननीय नरेंद्र भाई सरकार का जो ढांचा बनाया गया है वो अब तैयार हो रहा है और तैयार धरातल पर काम होगा। हमें अपनी योजना बनाना है। मैंने कई बार आदरणीय शरद भैया से, आदरणीय पवन कुमार जी से, दिनेश जी से और उपस्थित सदस्यों से निवेदन किया है। अभी हमारी परसों ही चर्चा हो रही थी शरद भैया से कि हमें एक योजना बनाना है। मैंने मेहरा जी से भी कहा है, अशोक भैया से भी कहा है और सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ आज इस माध्यम से कि आप लोग अपनी एक योजना बनाएं। हमने राकेश गौर साहब से भी कहा, राकेश गौर ने तो उदाहरण बताया, चने का बताया, अभी मूंग का भी बताया कि हम बिना जो है रासायनिक के हम जैविक पद्धति से उतना ही उत्पादन ले सकते हैं जितना हम डीएपी, यूरिया और तमाम जहर डाल के लेते हैं, उतना ही हम जैविक डाल करके वो उसका उत्पादन ले सकते हैं। आय और व्यय भी हमारा कम रहेगा। इससे अच्छी और क्या हो सकती है। तो इसको हमें एक मॉडल के रूप में एक किसान के यहाँ तैयार करना है और वो प्रेजेंटेशन लेकर के हमें सरकार के पास जाना, सरकार से फिर बड़े स्तर पर। हम तो नर्मदापुरम की बात हमने अभी की है कि हमें जब आदर्श नर्मदापुरम बनाना है तो हमें हर किसान की 1 एकड़ जमीन का अनुबंध करना पड़ेगा। हम 1 एकड़ जमीन, उससे हम पूछेंगे कि तुम 1 एकड़ में कितना कोरोजन डालते हो। मूंग का बहुत जरूरी है, मूंग का चिंतन करना बहुत जरूरी है। मूंग कहाँ जाएगी, आएगी समाज में जाएगी, और इतनी जहरीली मूंग है कि इसको खाने से निश्चित कैंसर होगा, निश्चित हार्ट अटैक होगा। अब वो बच्चों को खिलाओ, माताओं बहनों को खिलाओ, ये सीधा सीधा जहर है और जो खाएगा वो मरेगा। इसलिए हमें इस पर विचार करना है और हम हर किसान की 1 एकड़, चाहे मूंग का खेत हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो या किसी का भी हो, 1 एकड़ में हम जो है किसान से अनुबंध करेंगे। किसान को हम उतना ही जितना उसका खर्च है, उसी खर्च में उसकी जो उपज है उस उपज का हम उत्पादन देंगे। अगर वो उपज से कम होता है तो उसका हम वहन करेंगे, हमारा योगाहार परिवार करेगा। इस पर हमें चिंतन करना है, हमें विचार करना है। और चाहे हम एक तहसील की बात करें, एक जिले की बात करें या एक क्लस्टर की बात करें, पहले हमें ऐसा करके दिखाना है।
अगर ऐसा होता है और इसमें हम सफल होते हैं, इसका परिणाम दिखता है, तो यह बात फिर हम पूरे देश में, राज्यों में ये जाएगी और इसी प्रकार के हम फिर यूनिट लगा लगा करके हम इस रासायनिक मुक्त खेती से हम जो है निजात पा पाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। इस पे हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है, इस पर बैठने की, विचार करने की जरूरत है। तो इसको बड़ा मंथन करना चाहिए, वो करेंगे हम कि क्या करना चाहिए। जैसा आदरणीय संतोष जी चौहान जी के साथ रात में मीटिंग हो रही है, चूंकि मैं 13 तारीख तक एक कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी मेरे चूंकि गुरु स्थान का कार्यक्रम और हमारे ही द्वारा उसकी जो है वो रखी गई है, तो वो उसमें हम 10 बजे रात तक व्यस्त रहते हैं। 13 तारीख तक है, 13 के बाद हम फिर जो है उसमें फ्री, हम शाम को 5 से 6 बजे से रात को 10 बजे तक उसमें रहते हैं। और वहाँ पे हजार श्रीमद् भागवत के साथ साथ वहाँ नशा मुक्ति और समाज को दिशा देने के काम हो रहे हैं और सभी को वहाँ भोजन कराया जाता है। लगभग रोज 1,500-2,000 व्यक्तियों को रोज भोजन भंडारा होता है, गरीबों को कराया जाता है, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस पे चिंतन करना है। आज का मेरा सुझाव है सदन में कि हमें कैसे हम इस रासायनिक खेती की जगह हम जैविक खेती से उतने ही उत्पादन ले सकें, इस पर विचार करना है। हमारे बुद्धिजीवी और अनुभवी भाई यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस पर संवाद करें। मुझे बस इतनी बात रखना थी। हमें अगर हम नहीं कर सके तो आगे वाली पीढ़ी नहीं कर पाएगी। और जिस पीढ़ी को आप जितना संग्रह कर रहे हैं ना, अर्थ संपत्ति और वो सब नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी नहीं बचेगी। आप ये सोच रहे हैं कि हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हम बचे हैं, कहीं ना कहीं आप नहीं बचे हैं। अगल बगल के सारे लोग कर रहे हैं तो वो तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका आना जाना रहना सब कुछ होता है। आज देखिए हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी की छठी जो है अपूर्णीय छठी है, ये बाहर की, जो रात दिन सात्विक भोजन योग सब कुछ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें आ गए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो कहीं ना कहीं किसी के उसमें आ गए। और क्योंकि हमें समाज में जाना पड़ता है, तो समाज क्या कर रहा है, कहाँ कौन कैसा भोजन मिलता है, उसका दुष्प्रभाव होता है। हम तो परम सिद्धि आचार्य जी पर असर पड़ा। हमारे सब जो सावधानी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव तो पड़ता है जहर का। इसलिए हम सबको सावधान रह करके हमको समाज को जो है सावधान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरा प्रस्ताव सदन में आज रखा है मैंने, इस पर हम विचार करेंगे। सादर प्रणाम। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी, बहुत ही ऊर्जावान और आपको एक उपमा मिली है क्रांतिकारी। बहुत ही आज का जो आपका मार्गदर्शन उद्बोधन रहा वो बहुत ही क्रांतिकारी के रूप में ऊर्जावान और बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय बने सिंह आर्य जी। प्रणाम सभी महानुभावों को। आज का जो विषय चल रहा है बहुत अमूल्य विषय है और सभी ने अपने अपने विचारों से, अमृत विचारों से सभी को उद्बोधन किया है। प्रस्ताव जबरदस्त हैं। शरद भारद्वाज में ये मेहरा जी कह रहे थे भाई साहब कि वो एक परिवार में वो चाय नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, कुछ भी नहीं करते, जिसके बाद में भी वो कैंसर के शिकार हो गए हैं। आने वाले 10 साल में अपन सबको ही इसी रास्ते पर पहुंचना है, ये तो निश्चित है, अगर देश में केमिकल वाली खेती से अगर बदलाव नहीं हुआ तो। क्योंकि हमारे भोजन से भी ज़्यादा दूषित है आज के वर्तमान में हवा, पानी और मानव के विचार। हम हमारे खेती में तो जैविक कर रहे हैं, जैविक भोजन खा रहे हैं, ठीक है, परंतु हमने हवा के प्रति क्या हमारा योगदान दिया है। हम खेत से घर आते, घर से नहा धो करके जैविक भोजन करके गाड़ी उठाते, मोटरसाइकिल, और पर्यावरण को दूषित करने में धूँ 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 रोज़ प्रतिदिन 1 से 2 लीटर पेट्रोल जलाते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर कभी हमने विचार किया? उसके ऊपर कभी नहीं किया। हमारा जो शरीर है ये 80% हवा, पानी और सूर्य प्रकाश से निर्मित होता है। धरती माता में उगने वाले अन्न से तो मात्र 20% होता है। सभी पेड़ पौधे जो भी है वो सभी हवा, पानी और सूर्य प्रकाश से 80% भोजन और ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसी से भोजन निर्माण होता है, उसी से मानव निर्माण होता है, सब कुछ उसी से होता है। इसके ऊपर हमने कभी गहन अध्ययन नहीं किया। अभी हम हमारे घर पर जैविक भोजन कर रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं कहीं ने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं।
या तो हम हमारे रिश्तेदारों या कहीं भी कार्यक्रम में जाएं हम भोजन करने के लिए, उस भोजन का हम बहिष्कार करें, उसको हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि तथास्तु, हम आपके योग्य नहीं हैं। आपके अब हमारी और आपकी बिरादरी एक रिश्तेदारी के माध्यम से है, परंतु हमारी और आपकी बिरादरी अलग हो गई है। हम अलग बिरादरी के हैं, आप अलग बिरादरी के हैं, क्योंकि हम आपके घर का पानी तक नहीं पी सकते हैं, आपके घर का भोजन तक नहीं कर सकते हैं। आज के वर्तमान में प्लास्टिक के पतलों में भोजन हो रहा है धड़ल्ले से। मैंने विचार रखा है सदन में कि अपन सब सरकार से निवेदन करें, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 5,000 थाली अगर पहुंचा दी जाए तो प्लास्टिक इतना नुकसान जब नहीं पहुंचाती, जब उसमें कोई ठंडा प्रोडक्ट रखा जाए, उसमें गर्म प्रोडक्ट अगर रखा जाए तो पिघल करके उसी प्रोडक्ट में शामिल होता है, तो हम पतलों में गरम गरम भोजन करते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश होता है। पर्यावरण के लिए हम पेट्रोल से धुआं धुआं कर रहे हैं, उसके बदले में हमने कभी हमारे घर में गौ माता का दीपक नहीं जलाया, कभी हमने और हवा को दूषित करने के लिए अगरबत्ती जला रहे हैं, बांस से बनी हुई ना केमिकल से बनी हुई अलग अलग चीज़ें जो जला रहे हैं। तो मैंने सदन में निवेदन भी किया था कि देश भर में कुल पुरोहित को आमंत्रित करिए और उसको सम्मान से करके पूरे देश को अपना घर और परिवार समझ के इस कार्य को हम करेंगे तो सफल होंगे, बने अन्यथा। सिंह जी, जी आदरणीय बने सिंह जी, अपन का जो अभी जो बात कर रहे हैं आप, वो बहुत आगे की बात है। अभी जो है, जो रासायनिक वाली चर्चा हो जाए, अगर उस पर कोई विचार आ जाए, कोई सुझाव हो, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगरबत्ती और पेट्रोल और ये तो अपन करेंगे, इससे इतना नहीं होता है जितना इसकी वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा उस विषय पे अगर चर्चा हो जाए ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विषय बदल जाता है तो फिर वो निकल जाता है। इस कारण से अपन बहुत लेट हो रहे हैं, मतलब कोई भी विचार नहीं ले पाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस विषय पे पहले ही चर्चा रासायनिक समाप्त। प्रभारी महोदय, रासायनिक के ऊपर मैंने कहना गहन चिंतन करना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती मेरे सामने, मेरी खेती में मेरे पिताजी मात्र 6 एकड़ जो मेरी जमीन है, 6 हेक्टर, 6 हेक्टर हमारी जो जमीन है उसमें मेरे पिताजी मेरे सामने 5 किलो डीएपी खाद लाए थे मात्र। उससे पहले मेरी जो बम्पर पैदावार होती थी सभी प्रकार की, और खेतों के मेड़ों पर बहुत सारे झाड़ हुआ करते थे, उसकी पत्तियां मेरे खेतों में गिरा करती थी। और यहाँ तक कि हमारे घर में स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे करने का पंप भी नहीं था। जब कभी कभी फसल में कोई इल्ली या प्रकोप होता था पुरानी तो हम घर पुरानी से। बात सुनो सुनो, पुरानी बात हो गई है। पुरानी बात सबको पता है, अपन ने सारी चर्चाएं कर ली ना कि पहले क्या होता था। आज हम अब आज की स्थिति में तो पता है ना आपको, अब क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना है। पुरानी तो क्या हो किया था अपन को सबको पता है, आज क्या कर सकते हैं, अपन को बदलाव कैसे एक ला सकते हैं इसमें, इस पर 1 हेक्टर का सुझाव। मॉडल आप जिस फसल का बोलोगे वो मैं ये जैविक में करके पूर्ण उसका रिजल्ट निकाल के देने को तैयार हूँ जी। जी धन्यवाद। यही जो है अपन को करना है कि एक एकड़ में उसको मॉडल बना के नहीं नहीं, किसान को, अगर कोई पड़ोसी जैविक का मॉडल हमने तैयार कर लिया। जैविक में फसल पैदा हो रही है, मैंने 2014 से जैविक है। अ, उसमें चना भी पैदा हो रहा है, मूंग भी पैदा हो रहा है। बढ़िया, मूंग भी अच्छी निकली, इस बार भी अच्छी निकली। उसमें सिर्फ गेहूं पैदा होने में दिक्कत है, बस कुछ है कि नहीं, ये है दिक्कत पैदा होती है। लेकिन उसमें आप संघर्ष संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ता है, और उतनी आदमी के पास उतनी टोटल पूरी व्यवस्था होना चाहिए। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं वो क्या करेगा? आजकल तो फोन से बात करने की फुर्सत नहीं आदमी को, खेत में गोबर लेके कहाँ जाएगा? वो सीधी एक दवाई की डब्बी ले जाता है और वो डाल देता है। तो समय नहीं, उसके लिए समय और समर्पण और बहुत सी चीजों की जरूरत है, जब जाके जैविक होती होती इतनी हल्की नहीं है, जब जाके उसको अमृत जैसा भोजन प्राप्त होता है। बाकी तो फिर जनता जहर खा ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मेरे पास 10 से 12 कुंटल मूंग है जैविक। पतंजलि को अगर चाहिए तो अपन दे सकते हैं उसमें। जी ओम। आपका खेत देख के आए थे, आप उसी खेत में है ना जहाँ पेड़ लगे हैं आपके, जी जी लंबाई। जी 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 जी। ये मूंग का अपन जहाँ अभी बहुत जरूरत है, यहीं पे जरूरत है। तो जिसको जरूरत है आप रखे रहना, अपन बताएंगे, क्योंकि उनको मिल देंगे। जी और जो आप ये जो मेडल की बात जी की है, धन्यवाद। वही उस पर चर्चा करना है अपन को बस। जी धन्यवाद आदरणीय बने सिंह भैया, अशोक भैया, बहुत सुंदर चर्चा सदन में हो रही है। और मैं आगे, हमारी बहनें जुड़ी है, अब बहनों की तरफ चलते हैं। आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी का हैंड राइज है मुजफ्फरनगर से, तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आपसे, आप आए, आपका स्वागत है। जी ओम, योगाहार परिवार को मेरा प्रणाम। और जैसे मैं सुन रही थी, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम योगाहार परिवार वाले मेंबर हैं और जो हम डेली चर्चा सुनते हैं, तो
यही लगता है कि भ्रष्टाचार और कानून की तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। किसी व्यवस्था में सुधार यदि हम करने के लिए चलते हैं, तो बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। अभी मैंने इस पे कार्य करना शुरू कर दिया। मेरा भी यही रहता है कि पहले हम ही मॉडल बने, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पे होमवर्क करेंगे। तो जैसे मेरी अभी मैंने चर्चा की थी कि हम गुरुकुल गए शनिवार के दिन, पौधे लेकर के गए थे, वहाँ पौधे लगाने थे। तो मेरे साथ मेरा बेटा था, तो जैसे ही हम पौधे लेके गए, तो वहाँ एक रहते हैं, स्वामी जी रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं गुरुकुल के, तो हम गाड़ी से उतरे और हमने पौधे निकाले, उन सबको कह के हमने फ़ोन पे ही बता दिया था। तो मेरे बेटे ने निकल के कुदाल हाथ में लेके वो गड्ढा खोदना शुरू किया। तो वो स्वामी जी चल के आए, कह रहे, "अरे नहीं, तुम तो अतिथि हो, तुम गड्ढा नहीं खोदो और हम खोदेंगे।" वो कह रहे, "आप तो मेरे से बहुत बड़े हो।" तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जितने भी वहाँ थे, जो सब बैठे थे, सब के सब इतने उत्साह से लग गए और सबने गड्ढे खोदे और वो कार्य 15 मिनट में संपूर्ण हो गया। जबकि हमें लग रहा था कि हमें कई घंटे लगेंगे इस कार्य को करने में और हमने संकल्प ही यही किया था कि हमें मज़दूर से नहीं कराना, हमें किसी से नहीं कराना, हम अपने हाथों से ही इनको पेड़ों को लगाएँगे। तो उसका ये प्रभाव मैंने देखा साथ के साथ ही कि जो वहाँ सब बैठे थे, धूप को समझ करके कि हम धूप में कैसे लगेंगे और छोटे बच्चे भी इतने उत्साहित होकर के उस कार्य को खेल-खेल में कर दिया। दूसरा, फिर हमने जैसे चर्चा हुई थी कि आदर्श गाँव और आदर्श शहर की तरफ भी हमें कदम बढ़ाना है। तो मैं शहर में रहती हूँ अभी और एक खुशी की बात ये है कि हमने अपने खेतों पे कार्य करना शुरू कर दिया। हम अपने खेत में गए लखीमपुर में, 24 मई को हम गए, तो वहाँ एक बहुत अच्छी घटना हुई। उस खेत में पास में ही विभाग का बहुत बड़ा जंगल भी है, तो उसमें जानवर रहते हैं जंगली जानवर। तो वहाँ जो लोकल के थे, जिन भैया को हमने साथ में रख के काम किया है वहाँ, उन्होंने कहा दीदी आप मत चलिए वहाँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे वहाँ ना शेर आ गया है। तो मैंने कहा ये तो और भी खुशी की बात है। भई जंगल में आए और शेर से मुलाकात हो जाए और सच में वहाँ हमें बहुत दूर था, उनको आभास होता है जो लोकल के लोग होते हैं कि कहाँ जंगली जानवर है। तो वो लोग भी आ गए और जो पास में जिनके बने हुए हैं वहाँ ऐसा ट्रेडिशन है कि वहाँ खेतों में ही सबके घर बने हुए हैं, फार्म हाउस में। गाँव थोड़ा हट के है, तो जिनका था गाँव वो भी आ गए और सबने उस शेर को देखा और उसकी वीडियो बनाई और मेरे बेटे भी साथ थे। वो भी कहने लगे कि मम्मी अब तो हमें जल्दी से अपना घर यहीं बनाना है। कि यदि हमें सचमुच में अपनी पीढ़ी को कुछ दे के जाना है, तो हमें पूर्ण परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे चर्चा में हमारे मुन्नीलाल भाई साहब कह रहे थे कि यदि हम खेतों में जाकर के वहाँ खड़े होते हैं, तो उस हवा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो हवा इतनी जहरीली हो गई है, रसायन की वजह से और पेस्टिसाइड्स की वजह से कि खेतों में जाना भी दूभर। और शहर में जब हम रहते हैं, तो एसी इतने चलते हैं कि दूध लेके जो आता है दूधिया, वो कहने लगा दीदी गांधी कॉलोनी है एक हमारी, मैं तो साकेत में रहती हूँ, कि गांधी कॉलोनी में इतने एसी लगे हुए हैं कि मैं एक दिन चक्कर खा के गिर गया, इतनी गरम-गरम हवा। और मैं बहुत देर तक पड़ा रहा, फिर किसी ने उनको देखा। तो सचमुच में जब ये ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो हमें बहुत जल्दी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये हमारा खेतों की तरफ हमने काम किया। दूसरा मैं यहाँ जो शहर में रह रही हूँ, अपने सभासद से मिली, सभासद से मिल करके हम नगर पालिका की अधिकारी, महिला ही अधिकारी आई हुई हैं, प्रज्ञा सिंह, हम उनसे मिले। जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया, मेरे यहाँ पता है कि मैं क्या करती हूँ, तो उन सभासद ने बताया कि ये दीदी योग क्लास भी चलाती हैं और ये आदर्श वार्ड की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा मैं कूड़ा नहीं फेंकूँ, मैंने ये कई साल पहले संकल्प कर लिया था। तो उन्होंने देखा और तुरंत मुझे स्वच्छता एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उन्होंने मेरे को तुरंत के तुरंत बना दिया कि आप कार्य कर रही हो और एक बार आप हमें, जहाँ हमारी क्लास चलती है वहाँ हमारे प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, भंडारे होते रहते हैं, कोई ना कोई ओकेजन, सुंदरकांड पाठ होता है और भी सामूहिक जगह है वो। तो हमने वहाँ क्या किया है कि हम कोई भी प्लास्टिक
यूज नहीं करेंगे, जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रही है। जैसे खेतों में पेस्टिसाइड्स और रासायनिक फैला रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, और बात सब करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पे, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो करेगा कौन? देखिए, जो व्यवस्था होती है जब हम उसको परिवर्तन करने की ओर चलते हैं तो सबसे पहले बहन जी हमें समय हो गया है। जी, तो उसमें हमें पूछा मैंने कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो कोई कानून बनना चाहिए। तो अधिकारी ने बताया कि जी कानून तो बने हुए हैं। तो मैंने कहा फिर इनका फॉलो क्यों नहीं किया जाता, इसका पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता जब जो इसको तोड़ता है? तो उन्होंने भी यही कहा कि भ्रष्टाचार इतना है कि ले दे करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और कानून की धज्जियां उड़ती रहती हैं, आए दिन उड़ती रहती हैं। तो ये बड़ी सोचनीय बात है। और जब तक कानून की भी बताओ, देखो जब धज्जियां उड़ रही हैं, एक डर कानून का ही होता है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मेरे को यही समझ में आया, जैसे मैंने रमेश चंद मेहरा भाई साहब को सुना कि जब वो विजिट पे गए कि इसमें एक घर में यदि एक किसान है तो उस किसान के घर से बच्चियां भी, बच्चे भी, महिलाएं भी खेतों तक जब तक नहीं जाएंगी तो मुझे लगता नहीं कि परिवर्तन इतना हो पाएगा। वो बहुत धीमी गति से होगा और धीमी गति से परिवर्तन का परिणाम भी जब धीमा ही आएगा। जी, बोलने को कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मैंने यही संकल्प किया कि मैं जो 24 घंटे हमारे दिन रात में होते हैं, मेरा वही बिल्कुल रूटीन हो गया है कि मैं 8 बजे अपना फोन शाम को एक साइड रख करके, और कि अब सुबह क्लास नहीं चलेगी, ठीक 3:30 बजे उठ करके, और फिर चाहे गर्मी है चाहे कितनी भी धूप है, मैं इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि जैसे स्वामी जी कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। और इस पे हमें घर में जितने भी बंदे हैं उन सबको भी चलना होगा। और जब घर का मुखिया, जब घर की महिला चलती है तो मैंने देख लिया है कि बच्चों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। बच्चे भी खेत की तरफ दौड़ गए हैं और घर बनाना शुरू कर दिया है। जी हो, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी और धन्यवाद रंजना बहन का कि उन्होंने बुलाया और बोलने का, बताने का मुझे मौका दिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन जी, बहुत सुंदर। आप बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में काम कर रही हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए मैं आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आप आज का कार्यक्रम का समापन या विराम देने का कष्ट करें। जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी। समय हो गया है। आज की योगाचार्य बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दिनेश जी को और सदन में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर सबका आभार करता हूं। और हमें कल अपने योगाहार कार्यक्रम के नियम और निर्देशों पर चर्चा करना है और कि हम जो जुड़े हैं किनको जोड़े और रखना है, ग्रुप में रखना है, योगाहार कार्यक्रम के क्या आगे प्रकल्प रहेंगे, कौन सा विषय पे कब हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय से हटके हमको चर्चा नहीं करना है ताकि हम कुछ कर सकें। वही रहेगा। हम लोग बातें तो बहुत कर लेंगे और हम सभी वक्ता हैं, सभी विद्वान हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए छोटे छोटे से प्रयोग करने के लिए हम कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। कल मिलते हैं और हम साथियों को जोड़ें। सबको धन्यवाद। जी, धन्यवाद सभी का। और अभी हम यहीं पर विराम देते हैं और कल सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ नए योग शिक्षक मुख्य वक्ता को सुनेंगे कल योगाहार परिवार में। तब तक सबको ओम, सबको राम राम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया को आपका।